अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर डिलीवर करता हूं। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, आपके घर में भी सब खैरियत से होंगे। आइए आज हम पेपर 1 की बुक 1 फार्मास्यूटिक्स पढ़ेंगे। और फार्मास्यूटिक्स में हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा वो चैप्टर 1 में फार्मेसी के जितनी टाइप्स हैं वो सारी पढ़ी। फिर ड्रग हमने पढ़ी चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 में हमने बुक्स पढ़ी जो फार्मास्यूटिक्स की बुक्स हैं, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। और चैप्टर 4 में हमने साइंटिस्ट पढ़े जिन्होंने फार्मास्यूटिक्स पे काम किया, मुस्लिम साइंटिस्ट। अब नंबर 5 चैप्टर है हमारा जो कि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर है। इसमें नंबर 1 सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, आयोनाइजेशन, पीएच बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो ये 5 टॉपिक्स के ऊपर आपका चैप्टर 5 है। फिर नेक्स्ट पे चैप्टर 6 आएगा। आइए अब हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स। नंबर 1 इज सरफेस टेंशन। अगर मैं आपको बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ व्हाट इज सरफेस टेंशन, तो आप ये समझें सरफेस किसको कहते हैं। सरफेस कहते हैं तय को, किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी सॉलिड की, किसी भी गैस की जो एक तय होती है, अपर लेवल होता है उसका, जहाँ तक मैक्सिमम वो चीज़ होती है उसको बोलते हैं सरफेस। अच्छा, उस पे जो टेंशन लगती है, जो प्रेशर क्रिएट होता है, जो फोर्स क्रिएट होती है, एक तो उसके अपने एटम मॉलिक्यूल्स की वजह से, दूसरा अगर कोई लिक्विड है तो उस पे एयर का प्रेशर आ रहा है ना ऊपर की तरफ से, तो उस एयर के प्रेशर के होने की वजह से और पानी के अपने मॉलिक्यूल्स के होने की वजह से उस सरफेस को बरकरार रखने के लिए जो टेंशन, फोर्स, प्रेशर लगेगा उसको बोलेंगे सरफेस टेंशन। सिंपल। आइए इसको पढ़ते हैं। द बाउंड्री बिटवीन द टू फेजेस इज जनरली डिस्क्राइब एज एन इंटरफेस। एक ऐसी बाउंड्री जो दो फेजेस के दरमियान में हो, मतलब जैसे मैंने आपको बताया पानी का और हवा का, तो पानी और हवा दो फेजेस है, इनके दरमियान में एक बाउंड्री डिस्क्राइब एज एन इंटरफेस, जिसको इंटरफेस भी कहते हैं। व्हेन वन फेज इज अ गैस और अ वेपर, जब एक फेज जो हो वो गैस फॉर्म में हो या वेपर फेज में हो, फेज कहते हैं किसी भी शक्ल को, and the other one is in the liquid or the solid, the term surface is commonly used। तो जब एक जो आपकी तय हो वो गैस हो और गैस या वेपर हो, और जो दूसरी होगी आपकी वो क्या होगी, सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, तो मैं पानी के गिलास की ही एग्जांपल देता हूं आपको। तो ये क्या है, पानी का एक गिलास बड़ा हुआ है, इसमें नीचे की तरफ लिक्विड है और ऊपर से गैस का प्रेशर आ रहा है। गैस क्या है, हमारा एनवायरनमेंट की जो हवा है। तो जो अब ये जो सरफेस है इसकी, ये एक सरफेस है ना इसकी, तो इस सरफेस पे जो प्रेशर क्रिएट होगा, जो फोर्स क्रिएट होगी इस पानी के अपने मॉलिक्यूल्स की वजह से और ऊपर से हवा के मॉलिक्यूल की वजह से, उसको सरफेस टेंशन बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस। मतलब कि फोर्स एक्टिंग ओवर द सरफेस, फोर्स होती है ताकत, एक ताकत जो इस सरफेस पे लग रही है ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर, पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस, पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस। अच्छा, फोर्स ताकत, फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, वाटर, ये वाटर सरफेस हुई, ठीक है जी, वाटर सरफेस। तो एक वाटर सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसके पर यूनिट लेंथ के मुताबिक, मतलब वो कितने, उसका एरिया कितना था, जाहिर बात है एरिया के मुताबिक फोर्स लगती है। एरिया ज़्यादा बड़ा हो तो फोर्स कम लगती है, एरिया छोटा होगा तो फोर्स थोड़ी भी ज़्यादा लगेगी।
तो द फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एज पर यूनिट लेंथ ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसको सिंपल फोर्स पर यूनिट टाइम भी उन्होंने बताया हुआ है। फोर्स, सरफेस टेंशन को आप सिंपल लिखना चाहें तो फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड। एक लिक्विड के सरफेस के ऊपर उसके एरिया के मुताबिक कितनी फोर्स लग रही है वो क्या कहलाएगी? सरफेस टेंशन। इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या है? यूनिट। इसको जब भी सरफेस टेंशन को डिफाइन करेंगे तो हम इस यूनिट में डिफाइन करेंगे। Explanation: the molecule inside the liquid interact equally with other molecule from all sides, whereas the molecule at the surface is affected only by the molecule below it. The molecule exposed to air behave differently. वो ये कह रहे हैं कि ये जो वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, जब ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे, फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो ये चारों तरफ लगाएंगे। बिलफर्स एक यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है, जब उसको फोर्स लगेगी ऊपर से भी लगेगी, नीचे से भी लगेगी, इस तरफ से भी लगेगी और इस तरफ से भी लगेगी। लेकिन एक मॉलिक्यूल बिल्कुल सरफेस के ऊपर है, अब उसको फोर्स कहां से लगेगी? नीचे से, साइडों से भी कम लगेगी। ठीक है, लगेगी सही, लेकिन ऊपर की तरफ से उसको फोर्स वाटर के अंदर से नहीं लगेगी। कहां से लगेगी? एयर से। तो वो फिर फोर्स डिफरेंट हो जाएगी। यही लिखा हुआ है, द मॉलिक्यूल एक्सपोज टू एयर बिहेव डिफरेंटली। तो फिर ये जो मॉलिक्यूल जो हवा के साथ इंटरेक्शन में आ रहा है वो डिफरेंटली बिहेव करेगा एज कंपेयर टू इस मॉलिक्यूल जो कि हर तरफ से जिसको वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है। सरफेस मॉलिक्यूल्स आर compressed more tightly together, forming a sort of skin on the surface with less distance between them compared to the molecule below. इस लाइन में कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स इस सरफेस पे मौजूद होंगे उनकी आपस में बॉन्डिंग ज्यादा टाइट होगी, उनका आपस में गैप बहुत कम होगा और वो टाइटली पैक होंगे, बिल्कुल बिल्कुल टाइटली पैक होंगे, ताकि वो मतलब बिल्कुल कोई इंटरेक्शन या कोई एयर पैसेज वगैरह उसमें से गुजर ना सके। The molecule on the surface of the liquid are attracted only sideways and toward the interior. So surface molecule are being pulled inward the liquid. Liquid surface is therefore under tension and surface area of the surface molecule is reduced. Water is particular has a very high surface tension. तो वो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ मॉलिक्यूल होगा इसको अंदर की तरफ प्रेशर क्रिएट होगा, इसका बाहर की तरफ इसका प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, और जो वाटर है उसकी सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होती है। This explains the characteristic rounded shape that liquid form when dropping through the air. The molecules are all being pulled together toward the center. वो यही कह रहा है कि अगर हम एक पानी का कतरा गिराते हैं तो पानी के कतरे के तमाम मॉलिक्यूल्स एक ही सिमत में एक ही साथ मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये देखिए बिलफर्ज ये एक पानी का ड्रॉप है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ज़्यादा क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल रुक जाएं, नीचे वाले मॉलिक्यूल चले जाएं, ऐसा नहीं है। वो पूरे का पूरा जो ड्रॉप है वो एक साथ ही मूव कर रहा होता है। ये किस वजह से मूव कर रहा है? उनकी आपस में बॉन्डिंग, उनकी आपस में इंट्रैक्शन, उनकी आपस में जो उनका एक ड्रॉप का शक्ल बनी हुई है, उसके इर्द गिर्द जो सरफेस टेंशन है वो सारे मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ जो है ना वो पुल करके रखेंगे, ताकि फिर हमारा वो जो पानी की शेप है वो बरकरार रह सके। ये हो गया हमारा सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है फैक्टर इफेक्टिंग सरफेस टेंशन। फैक्टर इफेक्टिंग, वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं, वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से सरफेस टेंशन में प्रॉब्लम आ सकती है, सरफेस टेंशन इफेक्ट हो सकती है। नंबर 1 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नंबर 1 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सरफेस टेंशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फर्स्ट ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं कि पानी के अंदर
ये एक बीकर है, बीकर के अंदर पानी है, तो वो ये कह रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, इनकी जो आपस की टेंशन है, जो आपस की बॉन्डिंग है, इनकी आपस की जो अट्रैक्शन है एक दूसरे को, ठीक है जी, और जो इनकी आपस में फोर्स है पुलिंग की, और जो इनकी आपस में प्रेशर बना हुआ है, वो जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन जो है वो मजबूत होगी, ठीक है, बढ़ जाएगी। और जितना ज़्यादा इनकी आपस में बॉन्डिंग वीक होगी, जारी बात है बॉन्डिंग वीक होगी तो फैलते जाएंगे, सरफेस टेंशन नहीं बन सकेगी। बिलफर्ज एक चीज़ है ना मेरे पास, ये मार्कर है, ठीक है, तो इनकी बॉन्डिंग आपस में बहुत टाइट है, इसको मैं जैसे मर्जी फेंकूं ये कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर पानी है, उनकी आपस में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो वो जब मैं इसको ऊपर फेंकूंगा तो वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जब मॉलिक्यूल्स की आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा मजबूत होगी तो उनका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, बरकरार रहेगा, मजबूत रहेगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सरफेस टेंशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो भी सरफेस टेंशन इंक्रीज होती जाएगी, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो सरफेस टेंशन इंक्रीज नहीं होगी। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर दर्जा हरारत। सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड द इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करती जाएगी, वो ये कह रहे हैं, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है, और इसी का ऑपोजिट ये है कि टेम्परेचर डिक्रीज करने से सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाती है। एप्लीकेशन होता है फायदा। Emulsifying agent reduce the surface tension of oil and water phase which result in stabilization of emulsion। वो ये कह रहे हैं कि जो emulsifying agent होते हैं, ये emulsion में इनको इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये जो ऑयल और वाटर के दरमियान सरफेस टेंशन बनी हुई होती है ना, ये उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। Bile salt reduce the surface tension of fats in duodenum which result in solubilization of lipid which help in the digestion of lipid। वो ये कह रहे हैं कि जो बाइल सॉल्ट होता है ना, हमारी बाइल एक हमारे बॉडी ऑर्गन है, तो बाइल के अंदर से जो साल्ट निकलते हैं वो फैट्स जो हम खाते हैं उसकी सरफेस टेंशन को ख़त्म कर देता है, ख़त्म नहीं, रिड्यूस कर देता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो लिपिड्स होंगे वो डाइजेशन उनकी आसान हो जाएगी, लिपिड्स की डाइजेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा सरफेस टेंशन का टॉपिक कंप्लीट। तो सरफेस टेंशन को हम आम अल्फाज में बोलें फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है जी। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कहते हैं किसी चीज के गाढ़ेपन को, किसी चीज के गाढ़ेपन को। Viscosity can be described as it is the internal resistance of the molecule of any liquid to flow। मतलब किसी भी लिक्विड की आपस की इंटरनल जो रेजिस्टेंस होगी, इंटरनल जो उसकी फोर्स होगी, जो उसको फ्लो करने में मसला करेगी या फ्लो करने में उसकी स्पीड बनाएगी, उसको क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। जैसे एग्जाम्पल पानी और शहद, ये दो एग्जाम्पल हैं आपके पास। अच्छा, शहद को अगर मैं ऐसे बहाऊं नहीं बहेगा, क्यों? बिकॉज उसकी जो रेजिस्टेंस है ना
वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अगर मैं उससे नीचे आ जाऊँ तो सिरप की अगर मैं बात करूँ तो सिरप को अगर मैं ऐसे बहाऊंगा तो वो शहद से ज़्यादा तेज़ बहेगा। क्यों? कि उसकी फ्लो करने की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, कम है एज कम्पेयर टू हनी, शहद। तो शहद में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है फ्लो करने के मामले में, ठीक है, तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा। और सिरप अगर कोई भी मैं लूँगा उसको फेंकूंगा तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी, तो मतलब उसकी फ्लो प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, ठीक है। और लास्ट पे अगर मैं वाटर की बात करूँ, वाटर को ऐसे बहाऊंगा तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है। तो किसी भी लिक्विड की रेजिस्टेंस जो कि उसको फ्लो करवाने में हेल्प आउट करे या उसको फ्लो करवाए, फ्लो प्रॉपर्टी में हेल्प करे, इसको क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी। आइए इसको पढ़ लेते हैं। Viscosity is the fundamental tool to check the internal friction of any liquid. Like water is thin, so it has lower viscosity. And on the other hand, honey is the thick, so it has a higher viscosity. इसमें वो ये भी कह रहे हैं कि बेसिकली ये तो मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन है, आपस में बॉन्डिंग है, आपस में फ्रिक्शन वगैरह क्या बोलते हैं इसको, आपस में उनकी अट्रैक्शन है जो उनको ज्यादा करीब रखती है। अच्छा, हनी के अंदर ये बहुत ज्यादा आपस में टाइटली बाउंड होते हैं, आपस में करीब होते हैं मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाती है। अच्छा, विस्कोसिटी बेसिकली अगर मैं आम अल्फाज में बात करूं तो एक फ्रिक्शन पावर को क्रिएट करती है। इसका मतलब आपके मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा आपस में पैक्ड होंगे ना, तो उनको जब फ्लो करवाएंगे तो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन पावर को लेगी। अच्छा, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगी तो स्पीड स्लो होती जाती है ना, जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन कम होगी उतनी ज़्यादा फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, फ्लो बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। अब आ गया विस्कोमीटर। विस्कोमीटर क्या होता है? दीज आर द स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड apparatus यूज टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड। तो विस्कोमीटर जो होता है वो क्या होता है? ये एक स्पेशल किस्म का अपरेटस है जिससे हम किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। Types of viscometer. Types of viscometers. There are three types of viscometer found famous. Number one, Ostwald viscometer or YouTube viscometer. YouTube viscometer. Second one is a rotational viscometer, and number three is falling ball viscometer. तो इन तीनों के नाम याद रखने हैं बस आपने। नंबर वन ऑस्टवॉल्ड विस्कोमीटर या यूट्यूब विस्कोमीटर, नंबर टू फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर, नंबर थ्री रोटेशनल विस्कोमीटर। ये तीन विस्कोमीटर हैं जिनके नाम आपने याद रखने हैं। उसके बाद आता है फैक्टर इफेक्टिंग द विस्कोसिटी। अब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है? आइए, नंबर वन इज द टेम्परेचर। नंबर वन इज टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर के ज्यादा होने से क्या होता है? विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो ही टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाएगा, इंक्रीज होगा, विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, विस्कोसिटी डिक्रीज। और अगर टेम्परेचर नीचे की तरफ जाएगा तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे शहद को अगर आप गर्म करेंगे ना तो वो उतना विस्कस नहीं रहेगा। अगर उसको फ्रिज में रख देंगे, आप ठंडा कर देंगे तो वो ज्यादा विस्कस हो जाएगा, बिल्कुल फ्लो नहीं करेगा। हाथ से भी निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, और जब वो गर्म होता है तो हाथ से भी निकाले तो वो फ्लो कर रहा होता है। Size of molecule. Viscosity increases with the increase in the size of molecule. The second one is size of molecule.
नंबर वन इज, दूसरा साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब उस पार्टिकल के, उस मतलब सब्सटेंस के या उस चीज के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उनका जो साइज है वो भी फैक्टर इफेक्ट करेगा विस्कोसिटी में। जितना ज्यादा साइज होगा, इंक्रीज इन द साइज डिक्रीज इन द विस्कोसिटी, सॉरी इंक्रीज इन द विस्कोसिटी, और डिक्रीज इन द साइज विल डिक्रीज द विस्कोसिटी। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर शेप, ठीक है जी, ये है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? मोर इरेगुलर द लिक्विड मॉलिक्यूलर शेप, ग्रेटर वुड बी द विस्कोसिटी, ग्रेटर वुड बी द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। जितना भी आप लिक्विड की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके शेप को इरेगुलर कर देंगे, उतनी ज्यादा विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और मोर रेगुलर शेप ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल लेसर वुड बी द विस्कोसिटी, और जितनी उसकी जो शेप है वो रेगुलर होती जाएगी, उतनी विस्कोसिटी कम होती जाएगी। adhesive forces, stronger the adhesive forces greater would be the viscosity of liquid। मतलब आपके जो adhesive forces हैं, जितनी ज्यादा adhesive forces लगेंगी मॉलिक्यूल के ऊपर, उतनी विस्कोसिटी कम होती जाएगी, और जितनी adhesive forces कम लगेंगी उतनी विस्कोसिटी ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड बढ़ती जाएगी, ठीक है। कोहेसिव फोर्सेस, स्ट्रॉन्गर द कोहेसिव फोर्सेस लेसर वुड बी द विस्कोसिटी। कोहेसिव फोर्सेस में क्या है? कोहेसिव फोर्सेस को बढ़ाते जाओ और विस्कोसिटी को कम करते जाओ, ठीक है। और कोहेसिव फोर्सेस को कम करते जाओ और विस्कोसिटी को बढ़ाते जाओ, ठीक है जी। ये हो गए हमारे 5 फैक्टर्स। नंबर 1 इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी कम हो जाती है। नंबर 2 साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने से आपका विस्कोसिटी बढ़ जाती है। थर्ड है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जितनी ज़्यादा शेप इरेगुलर होगी उतनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। एडहेसिव फोर्सेस, जितनी ज़्यादा एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी आपकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद कोहेसिव फोर्सेस, जितनी ज़्यादा कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी आपकी विस्कोसिटी उतनी ही कम होगी। ये हो गए फैक्टर इफेक्टिंग कोहेसिव फोर्सेस, सॉरी विस्कोसिटी। अब आएगा एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी। एप्लीकेशन होता है फायदे कि हम जो विस्कोसिटी है इससे क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन इज द फंडामेंटल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर सिरप्स। विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन इज द फंडामेंटल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर सिरप्स। सस्पेंशन थिकनेस एंड कंसिस्टेंसी, पहला तो ये है कि विस्कोसिटी डिटरमिनेशन फंडामेंटल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर सिरप्स, सस्पेंशन थिकनेस एंड कंसिस्टेंसी। वो ये कह रहा है कि जो हम लोग प्रेपरेशंस बनाते हैं, नंबर 1 है सिरप, नंबर 1 है सस्पेंशन, नंबर 2 सॉरी सिरप है, सस्पेंशन है, उसके बाद जैसे 2 का लिखा हुआ है। ये कह रहा है जो सिरप और सस्पेंशन है इसको जब भी बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए जो एक टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उनमें से एक टेस्ट विस्कोसिटी टेस्ट भी होता है। बिलफर्ज विस्कोसिटी टेस्ट क्यों होता है कि भाई एक शख्स ने सिरप पीना है ना, चम्मच स्पून में डाल के या कैप में डाल के, तो वो क्या मतलब उसकी विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा है, वो ऐसे लेके बेचारा बैठा रहेगा, आधे घंटे तक सिरप उसके में से बाहर निकलेगा, स्पून के ऊपर आएगा और वो पिएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर वो मेडिसिन से वैसे ही फेडअप हो जाएगा, मेडिसिन पिएगा ही नहीं। अच्छा, वो अगर बाहर निकाल रहा है तो भाई स्पून से बाहर कैसे निकालेगा, सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो विस्कोसिटी इज द मेन क्वालिटी टेस्ट फॉर एनी सिरप और
suspension. Next, viscosity is also given as the condition regarding quality and purity of the liquid raw material. तो जब लिक्विड रॉ मटेरियल आता है किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर, तो वहां पर भी क्वालिटी टेस्ट किया जाता है विस्कोसिटी का, रॉ मटेरियल्स का. विस्कोसिटी टेल अस अबाउट द थिकनेस ऑफ द लिक्विड मटेरियल. सारी बात है, विस्कोसिटी है ही बेसिकली ये चेक करने के लिए कि कोई भी चीज कितनी थिक है. Viscosity determination is also a key quality control test for oil base injection and suspension. तो जो ऑयल बेस इंजेक्शन है, सस्पेंशंस हैं, उनका भी एक मेन क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट विस्कोसिटी होता है. विस्कोसिटी इनहेंसर, कुछ विस्कोसिटी को बढ़ाते भी हैं. कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनको जो क्या करते हैं, आपकी जैसे मिथाइल सेलुलोज है, मिथाइल सेलुलोज एमसी क्या करेगा, अगर आप इसको किसी लिक्विड में डाल देंगे तो उस लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी. इसे बोलेंगे विस्कोसिटी इनहेंसर. तो विस्कोसिटी इनहेंसर्स आर यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन टू इंक्रीज देयर विस्कोसिटी. ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन कहते हैं आंखों में इस्तेमाल होने वाले सॉल्यूशन, आई ड्रॉप्स. तो मिथाइल सेलुलोज इस्तेमाल किया जाता है किन में, आंखों के ड्रॉप्स के अंदर. क्यों? ताकि उनकी विस्कोसिटी बढ़ सके. दिस एनेबल द फॉर्मुलेशन टू रिमेन इन द आई. अच्छा, फिर उनकी विस्कोसिटी बढ़ने से क्या होगा? उनकी विस्कोसिटी बढ़ने से ये होगा कि जब उसको हम अपनी आंख में डालेंगे तो वो हमारी आंख में रहेगा, फ्लो आउट नहीं हो जाएगा. एंड गिव मोर टाइम टू द ड्रग टू एक्सर्ट द थेरेप्यूटिक एक्टिविटी और अंडरगो अब्जॉर्प्शन. और फिर क्या होगा कि जब वो हमारी आंख में रहेगा तो ड्रग हमारी आंख में रहेगी और एक लंबे अरसे तक वो अपना काम करके हमें फ़ायदा पहुंचाएगी. ये हुई विस्कोसिटी, सेकंड टॉपिक हमारा. Number third is ionization. तो व्हाट इज आयोनाइजेशन? बेसिकली एटम जो है ना, एटम इसकी एक कंप्लीट स्टडी है. एटम सबसे पहले क्या होता है ये आप मतलब इसकी डेफिनेशन देख लें. एटम इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज अनडिवाइडेबल. कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ जिसको मज़ीद डिवाइड ना किया जा सके, जिसको मज़ीद तोड़ा ना जा सके, जिसको मज़ीद उसका मतलब वो फाइन लास्ट प्रोडक्ट हो गई. ठीक है जी. तो एटम इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीन्स अनडिवाइडेबल. एटम एक यूनानी लफ्ज़ है जिसका ग्रीक मीन यूनानी लफ्ज़ है, तो जिसका मतलब है अनडिवाइडेबल के मतलब ये इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि ये मज़ीद इसको स्मॉल नहीं किया जा सकता. इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट का ये सबसे बेसिक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जो कि मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता. इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियस. इसके अंदर एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. एंड द आउटर शेल इज विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, जिसमें आउटर शेल जो होता है उसमें प्रोटॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं. प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है. न्यूट्रॉन कैरी न्यूट्रल पार्टिकल. न्यूट्रॉन साहब जो होते हैं ये न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं. और उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज. on them. These are called fundamental particles of atom. Fundamental particles of
एटम। आइए अब हम एटम की पिक्चर बना लेते हैं। ये लें जी, ये है प्रोटॉन, एक दो, लीव इट, इट्स अ कंप्लीट, इट इज कॉल्ड एटम। एक इस पूरे को बोलेंगे एटम। इसके अंदर प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो दीज थ्री, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, these are the fundamental particles of the atom. An atom is the smallest unit of molecule and atom cannot be further dividable. अब आयन, आयन क्या होता है? एनी चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, अब कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज हो, चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी पार्टिकल जिस पर चार्ज हो उसे क्या बोलते हैं? आयन, आयन, ION, आयन। अच्छा, अगर ये आयन चार्ज पॉजिटिव होगा उसे बोलेंगे कैटाइन, कैशन भी बोल सकते हैं, कैटाइन। अगर वो नेगेटिव चार्ज होगा तो बोलेंगे एनाइन। ठीक है जी, कैटाइन और एनाइन, कैशन या एनाइंस। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा कैशन, नेगेटिव चार्ज होगा एनाइन। तो बेसिकली चार्ज किसी भी पार्टिकल पे होएगा तो उसको बोलेंगे आयन। अगर वो चार्ज पॉजिटिव होएगा तो बोलेंगे कैशन, अगर वो चार्ज नेगेटिव होएगा तो बोलेंगे एनायन। आइए पढ़ लेते हैं। एनी चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब कोई भी पार्टिकल जिस पे चार्ज होगा उसे बोलेंगे आयन, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। कैशन, व्हेन अ एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, कैशन पॉजिटिवली चार्ज एटम इज प्रोड्यूस। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा कैसे, वो भी इसने बताया। बिलफर्स, ये देखिए, ये नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव। अच्छा, यहां पर प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ने बराबर किया हुआ है काम, काम को बराबर किया हुआ है। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन साहब यहां से चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन साहब यहां से चले गए, पीछे क्या रह गया? पॉजिटिव प्रोटॉन। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव
इस पार्टिकल के ऊपर क्या आएगा, आटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको बोलेंगे कैटायन, कैशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, कैटायन। समझ गए बात को। तो ये क्या हो गया, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द एटम द पार्टिकल गेन, पार्टिकल को मिल जाता है पॉजिटिव चार्ज, वो बन जाता है कैशन या कैटायन, ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये हो गया पॉजिटिव कैसे होता है, दूसरा है नेगेटिव एनायन। ये कैसे होता है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, काम बराबर। फिर क्या होगा कि पहले 4 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव मौजूद हैं, उन्होंने काम बराबर किया हुआ है। अब एक इलेक्ट्रॉन साहब दूसरे शेल में से उड़ते उड़ते हुए यहां पर आ जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल दूसरे शेल, दूसरे एटम से उड़ के इस एटम में आ जाता है, और इस पे जाहिर बात है एक नेगेटिव आयन ज्यादा हो गया, तो इस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको बोलेंगे एनायन। When an atom gain an electron, जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, हासिल करता है, फ्रॉम द अदर एटम, दूसरे एटम से, एनॉयन नेगेटिवली चार्ज एटम इज प्रोड्यूस, तो फिर एनॉयन बन जाता है ये, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब आयोनाइजेशन क्या होती है, process by which electrically neutral atom or molecule by the removal of addition of electron, in this process atom acquire more net positive charge on it। वो ये कह रहा है, मैं आपको उसको फिगर से समझा देता हूं। कि आयोनाइजेशन क्या होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल बीम के थ्रू इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट करवाते हैं, और जो एटम होता है उसमें से या तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये निकल जाते हैं, या ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, लेकिन जितने आएंगे उतने जाएंगे, तो जिसकी वजह से जो नेट रिजल्ट रहता है ना इस एटम के ऊपर, वो न्यूट्रल ही रहेगा, ठीक है। तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एडिशन या रिमूवल थ्रू अ इलेक्ट्रिकल प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी की होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। के आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कि वो एनर्जी जिसको लगाने से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से रिमूव हो जाता है, वो एनर्जी को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एक्सपेरिमेंट। आयोनाइजेशन का एक्सपेरिमेंट क्या था, इन 1897 जे थॉमसन कंडक्टेड द फेमस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। 1897 में जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था, जिसने एक ऐसी ट्यूब ली जो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाती थी, इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करती थी, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एट अ हाई वोल्टेज अ गैस एट वेरी लो प्रेशर। उसने क्या किया कि उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज गुजारे वो बहुत हाई गुजारे, और उसका जो प्रेशर था ना वो बहुत कम रखा उसने। द प्रेशर ऑफ द एयर इन द डिस्चार्ज ट्यूब इज रिड्यूस, और डिस्चार्ज ट्यूब का जो उसने प्रेशर रखा था उसको कम कर दिया टू 0.001 मिलीमीटर, इतना कम कर दिया कि 0.001 मिलीमीटर कर दिया ऑफ मर्करी, एंड हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड। इतना प्रेशर कम करने के बाद उसने हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रोड जब उस पर डाले, when electric current pass through the discharge tube, ion of given gas produce, some ion carry negative charge and some are neutral,
क्रिएटिंग अ कंडीशन ऑफ आयोनाइजेशन। तो मतलब बेसिकली उसने किया क्या कि एक ट्यूब ली, ट्यूब के अंदर उसने प्रेशर ऑफ गैस बहुत कम 0.001 मिलीमीटर मरकरी कर दिया और उसमें से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाया, जिसकी वजह से कुछ एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और न्यूट्रल कुछ बन गए। ठीक है, तो ये एक उसका एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, अब आयोनाइजेशन के फ़वाइद क्या हैं फार्मास्यूटिक्स में, हम इसको क्यों पढ़ते हैं? मैनी ड्रग्स आर एदर वीक ऑर्गेनिक एसिड, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि कमज़ोर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होती हैं, कमज़ोर ऑर्गेनिक एसिड्स होती हैं, जैसे कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जिसे एस्प्रिन भी कहते हैं, और अ वीक ऑर्गेनिक बेसिस, या फिर बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भी थी जो वीक ऑर्गेनिक बेसिस होती हैं। सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन जो था वो वीक एसिड था, तो इसमें है प्रोकेन, जो प्रोकेन है ये वीक बेसिक है। तो द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ ड्रग हैज़ एन इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑन इट्स अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन। और ये किसी भी चीज़ का वीक बेसिक होना या वीक ऑर्गेनिक एसिड होना, ये ही डिपेंड करता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे, उसकी अब्जॉर्प्शन पे, उसकी एलिमिनेशन पे। So ionization is an important factor which is considered during the manufacturing process of medicine. तो फिर जब ये आयोनाइज किसी का वीक होना, ये बेसिक होना या वीक एसिडिक होना ही इस बात को मतलब इस पे डिपेंड करता है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, उसकी एलिमिनेशन कैसी होगी, उसकी एलिमिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन एलिमिनेशन और एलिमिनेशन सॉरी उसकी एब्जॉर्प्शन कैसी होगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, उसकी एलिमिनेशन कैसी होगी। तो ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है किस पे, वीक बेसिक होने पे या वीक एसिडिक होने पे। तो फिर मैन्युफैक्चरिंग जब की जाती है तब भी फिर इसी चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि ये चीज़ वीक ना हो, स्ट्रॉन्ग हो और ये जिस काम के लिए है वो काम को ठीक से कर सके। Ionization radiations are used in medicine and medical radiography to make image inside the body। तो फिर जो आयोनाइजेशन की रेडिएशंस होती हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं कि मेडिसिन में, किस लिए, ताकि हम बॉडी के अंदर की पिक्चर्स को बना सके, जान सकें। इन बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर रेडिएशन इज़ यूज्ड टू इंड्यूस म्यूटेशन टू प्रोड्यूस न्यू और इम्प्रूव्ड स्पीशीज़। तो बायोलॉजी में और एग्रीकल्चर रेडिएशंस में क्या करते हैं, हम इसको रेडिएशंस को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि म्यूटेशन हो सके न्यू और इम्प्रूव्ड स्पीशीज़ की, न्यू और इम्प्रूव्ड स्पीशीज़ की। रेडिएशंस आर यूज इन स्टरलाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट यूज इन सर्जरी। तो रेडिएशन ही के ज़रिए हम बहुत सारे सर्जिकल टूल्स की क्लीनिंग करते हैं, उसकी स्टरलाइजेशन करते हैं, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री करते हैं, माइक्रो फ्री करते हैं। ठीक है जी, ये हमारा आयोनाइजेशन भी ख़त्म हो गया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएच। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएच। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आइए जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा है आज चैप्टर 5 में सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। और इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा था कि बेसिकली सरफेस टेंशन क्या है कि एक आपका फेज जो है वो गैस हो और दूसरा फेज आपका लिक्विड हो, तो फिर सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाती है। और फैक्टर जो इसको इफेक्ट करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, टेम्परेचर है। एप्लीकेशन हमने पढ़ा था कि जब ऑयल एंड वाटर की इमल्शन हम बनाते हैं तो उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं ताकि वो ऑयल और वाटर की क्या करे, सरफेस टेंशन को कम कर सके। फिर हमने विस्कोसिटी पढ़ा। विस्कोसिटी क्या होता है? किसी भी चीज़ का गाढ़ा होना, किसी भी चीज़ का गाढ़ापन होना।
तो किसी भी चीज़ का गाढ़ापन जो है वो विस्कोसिटी कहलाता है। और ये विस्कोसिटी जो है हम लोग मेजर करते हैं विस्कोमीटर के साथ। विस्कोमीटर 3 टाइप के आते हैं। नंबर 1 इज ऑसवाल्ड विस्कोमीटर, जिसे यूट्यूब विस्कोमीटर भी कहते हैं। नंबर 2 है रोटेशनल विस्कोमीटर और नंबर 3 है फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर, फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर। अच्छा, इस विस्कोमीटर को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं? तो नंबर 1 है टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी विस्कोसिटी कम होगी। नंबर 2 है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जितना साइज विस्कोमीटर के पार्टिकल्स का जितना साइज किसी भी लिक्विड के पार्टिकल्स का ज़्यादा होगा विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। फिर है शेप। अगर पार्टिकल की शेप इरेगुलर होगी तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। एडहेसिव फोर्सेस, किसी की भी एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होने से विस्कोसिटी ज़्यादा, कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होने से विस्कोसिटी कम हो जाती है। एप्लीकेशंस, हम सिरप्स वगैरह बनाने में और दीगर सॉल्यूशन इंजेक्शंस वगैरह बनाने में विस्कोसिटी को ज़रूर चेक करते हैं ताकि उसकी फ्लो प्रॉपर्टी कायम रह सके। और लास्ट पे है कि हम ऑप्थेल्मिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें ख़ास करके विस्कोसिटी इन्हेंसर मिथाइल सेलुलोज डालते हैं ताकि उसकी विस्कोसिटी थोड़ी ज़्यादा हो और वो आँख में ज़्यादा देर के लिए रह सके। ठीक है। और लास्ट पे आज हमने पढ़ा आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन इज डिराइव, आयोनाइजेशन जो है ये एटम एटम सबसे पहले हमने पढ़ा। एटम जो है ग्रीक वर्ड है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अच्छा, एटम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज। तो इन तीनों की वजह से एटम के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। अगर एटम के ऊपर चार्ज आ जाए तो उसको हम आयन बोलते हैं। अच्छा, अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसे कैटायन बोलेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसे एनायंस बोलेंगे। अच्छा, आयोनाइजेशन क्या होती है कि किसी भी प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रिकली बम्बार्डमेंट करवा के एटम से या तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएं या एडिशन करवाएं, लेकिन उसका जो नेट चार्ज है वो सेम रहे, उसको आयोनाइजेशन बोलेंगे। 1897 में जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था जिसने आयोनाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक ट्यूब ली, ट्यूब के अंदर गैस का प्रेशर बहुत कम कर दिया और हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाया, जिसके ऊपर किसी के ऊपर पॉजिटिव किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, कैटायंस और एनायंस बन गए। एप्लीकेशन ये है कि स्टरलाइजेशन में यूज़ करते हैं, रेडियोग्राफी वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। इसमें कुछ भी पूछना हो आप मुझसे मैं व्हाट्सएप पे या ईमेल कर सकते हैं। इसको ज़रूर याद करिएगा, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। लेटर ऑन आपकी मैन्युफैक्चरिंग में, आपकी स्यूटिक्स में आपको बहुत फ़ायदा देंगे। मेरी तरफ से आज बस इतना ही। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।